प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं, ताकि आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आप कम जानकारी वाले ऑप्शंस को भी आसानी से एलिमिनेट करके सही आंसर प्राप्त कर सकें। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रांस हिमालयी नेटवर्क के संदर्भ में। प्रश्न कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू ट्रांस हिमालयन नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कह रहा है कि ट्रांस हिमालयी नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे ही सही या गलत देखिए आपको क्या करना है, घेर देना है। ये एक ट्रिक है। अगर ये आप अपने दिमाग से ऑप्शन बनाते समय इसको यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम हॉल में आप जानते हुए भी कोई एक दो क्वेश्चन गलत करके आ जाए। इसीलिए इसको जरूर ध्यान रखें। जैसे ही सही दिखा तुरंत आपने उसको घेर दिया। भाई यह नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश, यहां देखिए नाम दे दिया है। नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश के बीच एक आर्थिक गलियारा है। अब एक ट्रिक है, जब भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें एक साथ 4-5 देशों के नाम हो, 4-5 संस्थाओं के नाम हो, 4-5 व्यक्तियों के नाम हो, अगर 2 से अधिक नाम है तो मैक्सिमम केस में ऐसे फैक्ट्स में से कोई ना कोई एक फैक्ट जरूर गलत होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ट्रिक है। आइए अगले ऑप्शन पे देखते हैं। नेटवर्क में कई परिवहन और संरचना परियोजनाएं शामिल हैं। ऐसी ही एक परियोजना चीन नेपाल रेलवे है। अब ये कह रहा है कि ट्रांस हिमालयी नेटवर्क में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जो कि इसके नाम से भी लग रहा है कि ट्रांस हिमालयी नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। उसमें एक परियोजना के बारे में बता रहा है कि चीन से नेपाल तक रेलवे का विस्तार करने वाला एक जो परियोजना है वह भी इसका पार्ट है। अगर आप लोग न्यूज से लगातार अपडेट रह रहे हैं तो ऐसे न्यूज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। यह संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन प्लस ग्रुपिंग का हिस्सा है। अब यहां पर देखिए, ट्रांस हिमालयी नेटवर्क है और इसमें कौन कौन से देश है, नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश। अगर संघाई सहयोग संगठन प्लस का नंबर ये ग्रुपिंग होता तो इसमें भारत भी शामिल होता, पाकिस्तान भी शामिल होता। तो संघाई सहयोग संगठन प्लस में ऐसा कोई भी चर्चा रिसेंट पास्ट में हमने नहीं सुने हैं। और वैसे भी भारत और चीन दोनों मिलकर के किसी भी एक अवसंरचना परियोजना पर काम नहीं कर रहे हैं रिसेंट में। तो ऐसे में जैसे ही ये टर्म आ रहा है कि ये संघाई सहयोग संगठन का प्लस ग्रुपिंग का एक हिस्सा है, तो अब ये हो सकता है ना कि संघाई का ना होकर के किसी और का हो। हम सभी जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में जो अवसंरचना बिल्ड कर रहा है, विशेष करके जो यातायात संचार की अवसंरचना बिल्ड कर रहा है, वह उसका वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा है। तो चाइना जब चीन में, नेपाल में रेलवे बना रहा है तो यह उसके वन बेल्ट वन रोड का पार्ट होगा। संघाई ग्रुप का पार्ट कैसे हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर यह ऑप्शन भी आसानी से एलिमिनेट हो रहा है। ऐसा ऑप्शन यूपीएससी देता है, एक कोई बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देता है, जिसको अगर समझदारी से एलिमिनेट किया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत उसमें इनपुट शामिल किया रहता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। इस पहल के तहत चीन 2022 में कई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नेपाल को 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान सहायता प्रदान करेगा। अब एक ट्रिक है कि यूजुअली यूपीएससी के क्वेश्चंस में जब भी कोई डिजिट दिया जाता है तो मैक्सिमम केस में वो डिजिट गलत होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यह डिजिट भी गलत होगा। आइए अब यहां पर इसको हमने गलत माना। यहां देखिए, यहां 4 देशों के नाम हैं। अगर हम इसको गलत मानते हैं, जो कि संभावित गलत है, तो पहला अगर हम गलत मानते हैं तो हमारा
ये ऑप्शन गलत हो गया, उपयुक्त सभी भी गलत हो गया। इसका मतलब है कि सी और बी में से कोई आंसर है, और सी और बी क्या कह रहा है, इसमें 2 और 4 दोनों में कॉमन है, सिर्फ 3 के बारे में सोचना है। तो इसका मतलब है कि 4 वाला जो ऑप्शन है यह गलत नहीं है, ये क्या है, सही है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो रहा है। अब हमें सोचना है किसके बारे में, 2 और 3 के बारे में। तो 2 ऑप्शन को अगर हम पढ़ते हैं, बल्कि 2 के स्थान पर 3 को पढ़ते हैं, तो संघाई सहयोग संगठन का नाम आ रहा है और रेल लिंक बनाया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि चाइना वन बेल्ट वन रोड के तहत इसको बनाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। तो संघाई सहयोग संगठन तो डेफिनेटली गलत होगा। तो अगर हमने 3 को गलत मान लिया तो यहां 3 गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सीधे आंसर निकल गया 2 और 4। 2 का मतलब है कि इस नेटवर्क में, अब आइए इसको देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, ये पूरा नाम है। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है ट्रांस हिमालयी नेटवर्क। ये नेपाल और चीन के बीच, ध्यान रखना है, सिर्फ नेपाल और चीन के बीच में, ना कि भूटान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। और यह भी ध्यान रखना है कि भूटान चीन के साथ किसी भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि भूटान भारत का मित्र देश है। भूटान और चाइना में सीमा विवाद पहले से चल रहा है। बांग्लादेश के साथ कोई प्रत्यक्ष चीन का जुड़ाव है नहीं, तो बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन को भारत के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और चीन को डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी होता नहीं है, बीच में भारत अवस्थित है। तो यह नेपाल और चीन के बीच एक आर्थिक गलियारा है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। क्लियर हो गया फैक्ट, यह आसानी से एलिमिनेट हो सकता था। इस नेटवर्क में कई परिवहन और संरचनाएं परियोजनाएं शामिल है। ऐसी ही एक परियोजना है चीन नेपाल रेलवे। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम सभी जानते हैं, जिसमें कि हमारे जम्मू कश्मीर रीजन से होकर के पाकिस्तान जाने वाला एक प्रोजेक्ट भी है। इस पहल के तहत चीन 2022 में नेपाल को 118 मिलियन डॉलर का अनुदान सहायता प्रदान करेगा। अब चाइना चाहता है कि नेपाल उसके पाले में पड़ा रहे, उसके साथ जुड़ा रहे, ताकि वह भारत को घेर सके। तो इसीलिए नेपाल को वो 118 मिलियन यूएस डॉलर का अनुदान दे रहा है। ठीक है, और सहायता दे रहा है। इसके माध्यम से वो नेपाल को अपने चाइना से डायरेक्ट कनेक्ट करके भारत के आसपास तक अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन क्लियर हो गए, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इकोनॉमी के क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे इकोनॉमी के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। जैसे रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, एसडीएफ क्या है, सीआरआर क्या है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी इकोनॉमिकल टर्म्स जो कि न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा है, वह टर्म आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी शब्द चर्चा में रहा, आप लोग अगर इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखते हैं तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का यहाँ पे लाइव क्लास है, उसको भी देख सकते हैं। वो बेसिकली प्रीलिम्स को फोकस करके ही पढ़ाया जा रहा है। तो अगर वहां पर कोई भी शब्द इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा में रहा, तो वह शब्द यूपीएससी की निगाह में आ जाएगा और वह वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक टर्म है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दो विचार। अब यहाँ पर है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का तात्पर्य विकास की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था की मध्यम मंदी से है। अब ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज देख लीजिएगा। द टर्म सॉफ्ट लैंडिंग इंप्लाइज अ मॉडरेट स्लो डाउन ऑफ एन इकोनॉमी फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ ग्रोथ। अर्थात इकोनॉमी में अचानक से बहुत बड़ा बूम हुआ है, और उस बूम के बाद इकोनॉमी के, जब कोई भी इकोनॉमी अचानक से बहुत तेज गति से बूम करती है, तो संभावना होता है कि वह उसी तेजी से धड़ाम से नीचे भी गिर जाएगी। तो इसीलिए इकोनॉमी को बहुत बूम के बाद अब वहां की सरकारें, वहां की जो मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रयास करती है कि धीरे धीरे इकोनॉमी में स्लो डाउन किया जाए, ताकि अचानक से हमारी इकोनॉमी गिर न जाए। तो उसी से संदर्भित यह प्रश्न है। सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का तात्पर्य विकास की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था की मध्यम मंदी से, अर्थात धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की गति को सामान्य किया जाता है। किसी देश का सेंट्रल बैंक का लक्ष्य सॉफ्ट लैंडिंग करना होता है जब वह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करता है। अब देखिए, ये एक स्टेटमेंट है जो कि कंसेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट है।
कह रहा है कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बहुत अधिक हो जाना, जिससे मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाना, सिंपल शब्दों में महंगाई। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बहुत अधिक हो जाना। तो बाजार में मुद्रा अगर बहुत अधिक होती है तो बिजनेसमैन के पास मुद्रा अधिक होती है, तो वो नए नए बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी तैयार होते हैं क्योंकि नई नई फैक्ट्रियां खुलती हैं, लोगों के पास पैसा होता है तो लोग क्रय विक्रय अधिक करते हैं, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज गति से होती है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसका दुष्परिणाम होता है कि इकोनॉमी में एक्सेस मनी हो जाती है और फिर महंगाई उसी अनुपात में बहुत तेज गति से बढ़ जाती है। इसका परिणाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए होता है कि वे अपने जरूरत की वस्तुओं को खरीदने में अक्षम हो जाते हैं। तो ऐसे में जो देश की मॉनेटरी संस्थाएं हैं, मौद्रिक संस्थाएं हैं, जैसे भारत की आरबीआई हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स की यूएस फेडरल हो गया, ये संस्थाएं क्या करती है, धीरे धीरे बाजार से उस एक्सेस मनी को वापस सोख लेती है ताकि बाजार में जो वस्तुएं बहुत महंगी हो रही हैं वो धीरे धीरे उतर जाए। तो यह स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी देश का सेंट्रल बैंक का लक्ष्य सॉफ्ट लैंडिंग करना होता है जब वह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति का तात्पर्य सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई तो उसको रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करता है। सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का मतलब ही यही है कि अगर अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बूम कर रही है, बहुत तेज गति से बूम कर रही है तो मुद्रास्फीति भी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के अचानक से धड़ाम से गिरने की संभावना होती है। तो उसी को रोकने के लिए जब भी सेंट्रल बैंक अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करता है, अर्थात ब्याज दरों को बढ़ा देता है, तो ब्याज दरों को जब बढ़ाता है तो मार्केट से जो बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो बाजार से पैसा लेकर के और आरबीआई के पास जमा करने लगते हैं, क्योंकि आरबीआई ब्याज दर बढ़ा करके बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट देता है। तो बैंकों को बाजार की तुलना में आरबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो बैंक बाजार से पैसा निकाल करके आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। तो इससे बाजार में पैसे की कमी होती है, बाजार में पैसे की कमी होती है तो फिर खरीद बिक्री में थोड़ी कमी आती है, तो जो वस्तुओं के दाम बहुत चरम पे पहुंचे होते हैं वो धीरे धीरे उतरने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों के दोनों कथन सही है। बेसिकली आपको सॉफ्ट लैंडिंग शब्द को समझना है कि सॉफ्ट लैंडिंग इकोनॉमी में बहुत चर्चा में रहने वाला इस समय शब्द है, 2022-2023 में बहुत अधिक चर्चा में है। तो ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग यूपीएससी सीधे सीधे पूछ सकती है। ठीक है, तो इसके एक और दोनों ऑप्शन सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को वापस ले लिया गया है। अब कह रहा है कि कौन सा सही है, जैसे ही सही या गलत देखिए उसको घेर दीजिए। ये हैबिट में आपको बना लेना है, टेस्ट सॉल्व करते समय भी अब सही और गलत जैसे ही देखे उसको घेर लें। हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को क्या किया है, वापस ले लिया है। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस विधेयक को वर्ष 2019 में जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। अब मैंने आप लोगों को, अगर आप बार बार मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी यूपीएससी कोई डेटा देता है, कोई डेट देता है, कोई डिजिट देता है, तो मैक्सिमम संभावना होती है कि वो डेट और डिजिट गलत दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है वर्ष 2019। इस विधेयक को वर्ष 2019 में जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा समिति की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। अब यह खूब चर्चा में रहा है, और वैसे भी जब से इंटरनेट पर संचार क्रांति हुई है, लोगों की सूचनाएं, प्राइवेट सूचनाएं, निजी सूचनाएं बाहर मार्केट में आने लगी हैं, तब से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के देश में बार बार यह मुद्दा बनता है कि लोगों का डेटा कितना सुरक्षित है। लोगों का निजी डेटा, पर्सनल डेटा बार बार लीक हो जाता है, हैकिंग हो जाती है, तो यह कितना सुरक्षित है, इसको सुरक्षित करने के लिए सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में सरकार ने जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा समिति की स्थापना की थी कि आप एक ऐसे कानून का ड्राफ्ट तैयार कीजिए जिसके माध्यम से लोगों का पर्सनल डेटा सुरक्षित रह सके। लोगों का जो निजी डेटा है
वह सुरक्षित रह सके। तो जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा समिति ने इसको तैयार किया था। अब यहां पर डेट दिया गया है 2019, काफी चर्चा में रहा है, हम आएंगे इस पे भी। तीसरा, इस बिल के अनुसार कोई भी निजी या सरकारी संस्था किसी व्यक्ति के डेटा का उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकती है। भाई डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? आपका निजी डेटा है, तो आपके निजी डेटा को कोई अगर दूसरा को यूज करना चाह रहा है तो आपकी अनुमति से यूज करेगा, यही तो डेटा प्रोटेक्शन है, यही है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो तो एकदम से सिंपल सा स्टेटमेंट सही है कि कोई भी निजी या सरकारी संस्था किसी भी व्यक्ति के निजी डेटा को बिना उसकी अनुमति के उपयोग नहीं करेगी। यह बिल में प्रावधान हो गया। तो कोई भी डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा तो उसमें यह प्रावधान तो होगा ही। बिना आपसे पूछे आपका डेटा यूज कर रहे हैं तो फिर डेटा प्रोटेक्शन कहां है ना ये बात? बिल्कुल। अब यहां पर तीसरा स्टेटमेंट एकदम बेसिक सा सही स्टेटमेंट है, और केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया है 2021 में। यह भी सही है। वापस लेने के पीछे का कारण है कि बहुत सारे सांसदों का यह आरोप है कि ये जो बिल बनाया गया है, तैयार किया गया है, इस बिल में बहुत अधिक लूप होल्स है। यह डेटा प्रोटेक्शन बिल लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए सरकार को पुनः नए डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने चाहिए। हालांकि इसको बाद में फिर संसदीय समिति को भेजा गया था, लेकिन संसदीय समिति ने भी इसको इसको खारिज कर दिया और अंततः इस बिल को सरकार ने 2021 में वापस ले लिया। तो पहला और तीसरा सही है। अब दूसरा में मैंने कहा था कि जो डिजिट दिया गया है वर्ष 2019, यह गलत है, क्योंकि एसएम श्रीकृष्णा समिति, बीएन श्रीकृष्णा समिति ने 2018 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार किया था। तो ये 2018 है, न कि 2019 है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है। तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन या डेटा से संबंधित कोई भी एक्ट बनता है, कानून बनता है, कुछ भी चर्चाएं रहती है, तो वह आपके लिए एक उपकरण के तौर पर, एग्जाम में यूज होने वाले उपकरण के तौर पर है, आप उसको जरूर तैयार कर लें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले साल लंपी स्किन डिजीज यह बहुत चर्चा में रहा था, और इस डिजीज के कारण लगभग भारत में 10,000 से अधिक संभावना है कि 10,000 से अधिक मवेशियों की मृत्यु हो। तो ऐसे में अगर इतने बड़ी संख्या में मवेशियों की मृत्यु हो जाती है तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। लंपी स्किन डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग एक जीवाणु के चलते मवेशियों में फैल रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहां रोकना चाह रहा हूं आप लोगों को। बिल्कुल, यह रोग जीवाणु, जैसे ही जीवाणु शब्द दिया घेर दीजिए। हो सकता है विषाणु हो, मतलब वायरस हो सकता है फंगस हो सकता है कुछ और हो। तो जीवाणु जैसे ही दिया, यहां पर एक डेफिनिट फैक्ट दे दिया, और डेफिनिट फैक्ट दे दिया तो मतलब कि यहां पर गलत होने की संभावना है। ठीक है, अगला देखते हैं। लंपी त्वचा रोग एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जू एवं ततैयों की वजह से फैल रही है। अब यह एक जानकारी बता रहा है कि लंपी वायरस के फैलने का कारण क्या है। लंपी वायरस के फैलने का कारण मच्छर, मक्खियां, जू और ततैयों की वजह से एक जगह से दूसरे जानवरों को, इस वायरस को या फिर बैक्टीरिया जो भी है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देती है। तीसरा ऑप्शन है कि मवेशियों में इस रोग के कई लक्षण जैसे बुखार, वजन कम होना, लार निकलना, आंख और नाक का बहना, दूध का कम होना आदि शामिल है। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही को हमने कर दिया। अब देखिए, किसी भी जीव में, किसी भी जानवर में अगर कोई बीमारी हो जाती है, बड़ी बीमारी होती है, तो ये सामान्य परिस्थितियां हैं। बुखार हो जाना, वजन कम हो जाना, लार निकलना, आंख और नाक का बहना, दूध का कम होना, ये तो सामान्य सी बातें हैं। किसी को भी अगर बीमारी होगी, किसी भी जानवर को, तो वो ये सब परिस्थितियां उसके साथ होंगी। तो ये थर्ड ऑप्शन तो एक आसान सा स्टेटमेंट है, जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट है, कह रहा है कि मैं सही हूं। ठीक है। अब यहां पर है कि लंपी स्किन डिजीज, बेसिकली ये जो डिजीज है, ये एक वायरस है, कॉपरीवैक्स वायरस। कॉपरीवैक्स है, एक और वायरस है गोट पॉक्स, और एक और वायरस है शीप वॉक्स। तो ये जो शीप पॉक्स है या गोट पॉक्स है या कॉपरी पॉक्स है, ये तीनों वायरस मिलकर के
कॉपरी पॉक्स, गॉट पॉक्स और सीप पॉक्स। ये 3 वायरस हैं जो तीनों वायरस संयुक्त रूप से मिलकर के इस लंपी स्किन डिजीज के कारक के तौर पर देखे गए। इन तीनों वायरसों ने विशेष करके राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में तबाही मचा दी। पिछले साल राजस्थान में लगभग 5000 से अधिक मवेशियों की मृत्यु दर्ज की गई। इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों की मृत्यु हुई थी, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। तो इसके लिए कैप्री पॉक्स वायरस जिम्मेदार है, न कि जीवाणु, अर्थात इसके लिए जीवाणु जिम्मेदार नहीं है बल्कि विषाणु वायरस जिम्मेदार है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, हमने यहां से पहला काटा, सीधे आपके आंसर निकल गए 2 एंड 3। तो 2 क्या है कि यह मक्खी, मच्छर, जूं, ततैयों की वजह से, बेसिकली बहुत सारे जो वायरस होते हैं उनके वाहक यही मच्छर, मक्खी सब होते रहते हैं, तो ये तो वाहक है ही, इन्हीं की वजह से फैलता है। तो 2 और 3 ऑप्शन आसान से सही हो रहे थे, और पहला ऑप्शन खुद ही कह रहा था कि मुझे गलत कर लीजिए। तो आप लोग जब भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो लगाते समय ये ऐसा फोकस करके देखें कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे सीधे सीधे कह रहे होंगे कि आइए मुझे गलत कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है, और हम यूपीएससी के क्वेश्चनों को इसलिए शामिल करते हैं ताकि आपको बता सके कि आपको ऑप्शंस को इलिमिनेट कैसे करना है, यूपीएससी के क्वेश्चनों को सही कैसे करना है, और आपके पढ़ाई की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए यूपीएससी के इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे ही सही देखा हमने घेर दिया। ठीक है, कह रहा है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। यहां देखिएगा, पहले स्टेटमेंट में 2 फैक्ट हैं, एक तो 2014 में और दूसरा कि पहली बार 2014 में। या दोनों गलत हो सकते हैं, संभावित गलत हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, इनमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। अब ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वनों के ह्रास को रोकने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस समय तक हम वनों की कटाई को रोक करके वनों का विस्तार करने की ओर आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाएं बाध्यकारी नहीं होती हैं, वह एक दूसरे को कोऑपरेटिव होती है, दूसरे से सहयोग करके आगे बढ़ने का लक्ष्य होता है। तो यहां कह रहा है कि जो वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा है, यह घोषणा है वो बाध्यकारी है। बाध्यकारी जैसे ही कहा, यहां गलत होने की संभावना आ गई। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। अब एक बात खुद ही समझ लीजिए, चौथे स्टेटमेंट, वनों को कटने से रोकना है तो सिर्फ सरकारों के द्वारा इस पहल से यह सफल हो पाएगा? नहीं। कोई भी इंटरनेशनल जब पहल किया जाएगा वनों के संदर्भ में, तो उसमें सरकारों को, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको, या फिर जो लोकल पीपल हैं उनको शामिल करके एक ग्रासरूट लेवल तक, जमीनी स्तर तक इसकी पहल को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यह तो सबको समझ में आता है कि सिर्फ सरकारों के माध्यम से इस पहल को सफल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अगर वनों पर घोषणा की जा रही है तो यह स्टेटमेंट सही होने के लिए संभावित है। अगला देखिए, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। अब कह रहा है भारत जब यह शुरू हुआ था तभी से इसका हस्ताक्षर करता है। तो गलत होने की संभावना हो गई कि भारत शुरू में क्यों? भारत हो सकता है बाद में जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है भारत जुड़ा ही नहीं हुआ हो सकता है ना। तो यह स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, यह दोनों स्टेटमेंट मैक्सिमम संभावित है गलत होने को, क्योंकि यह कह रहा है बाध्यकारी और यह कह रहा है भारत शुरू से इसका मेंबर है। अब हम ऐसा ऑप्शन खोजते हैं जिसमें
3 और 5 नहीं हो। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें 3 और 5 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, लेकिन पहले ऑप्शन में 3 और 5 दोनों नहीं है। तो 1, 2 और 4, इसका मतलब कि पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो यह स्टेटमेंट आसानी से निकल गया। ट्रिक समझिए, आप लोग बनाते समय आपको बनाना कैसे है, मेंटालिटी आपको कैसे रखनी है। यह दोनों संभावित गलत हो सकते थे, तो हमने देखा कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये दोनों नहीं है, तो हमने देखा और तुरंत एक ऑप्शन दिख गया। बाकी सब में इनमें से कोई ना कोई एक शामिल था। तो ऐसे में चूंकि आंसर भी यही है, तो ऐसे अगर आप प्लानिंग के साथ यूपीएससी के पीवाईक्यू को लगाएंगे तो मैक्सिमम संभावना होगी कि आपके वो क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है मैपिंग से जुड़ा हुआ। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। अब यह मैपिंग के संदर्भ में हमने एक प्रयास किया है कि अब आगे से स्टेट में सभी राज्यों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अगर सूचनाएं हैं तो उनको लेकर के हम मैपिंग का क्वेश्चन बनाएं। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हैं तो आपकी माइक्रो लेवल पे स्टेट सभी राज्यों के स्तर तक की मैपिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इस सीरीज को देखते रहे और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे 5 नेशनल पार्क दिए गए हैं। पहला है दचिगम नेशनल पार्क, दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क, तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, चौथा है काजिंग नेशनल पार्क और पांचवा है सलीम अली नेशनल पार्क। ये पांचों के पांचों नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। अब कह रहा है कि इन पांचों को उत्तर दक्षिण क्रम में अवस्थित करें। ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे तैयार जरूर कर लेना है। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए ये जम्मू कश्मीर लद्दाख की मैप दिख रहा है आप लोगों को। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे ऊपर ये नेशनल पार्क है। ये कौन सा है? काजिंग नेशनल पार्क। काजिंग नेशनल पार्क का मतलब 4 नंबर सबसे ऊपर है। फिर काजिंग के बाद कौन सा है? काजिंग के बाद सेकंड में ये है। ये कौन सा है? सिटी फॉरेस्ट भी कहा जाता है और इसी को सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो सेकंड पर है सलीम अली नेशनल पार्क का 4 का मतलब 4 के बाद 5। फिर उसके बाद तीसरे पर कौन सा है? तीसरे पर इन दोनों में ये है। ये कौन सा है? दचिगम नेशनल पार्क। तो तीसरे पर दचिगम नेशनल पार्क है। दचिगम कौन सा है? 1। 4 5 के बाद 1। उसके बाद दचिगम नेशनल पार्क के बाद कौन सा है? दचिगम नेशनल पार्क के बाद यहां पर देखिए हेमिस नेशनल पार्क। यह लद्दाख क्षेत्र में हेमिस नेशनल पार्क है। तो हेमिस नेशनल पार्क उसके बाद आ जाएगा। हेमिस कौन सा है? 2 और उसके बाद 3। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 4 5 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब ये पूरे नेशनल पार्क जो 5 प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ये आपको मैं सामने से हट गया हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके और इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद पीर पंजाल, ये सब जो चीजें दिख रही हैं इनको भी आपको अपने दिमाग में तैयार कर लेना है। तो ये पांचों नेशनल पार्क आपके तैयार हो गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है। यहां देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि निम्न राजधानी नगरों को, अर्थात ये किसी न किसी देश की राजधानी नगर है, इनको उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। बगदाद, अब ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बगदाद किसकी राजधानी है, तेहरान किसकी राजधानी है, दोहा किसकी राजधानी है, मनामा किसकी राजधानी है और बैरूत किसकी राजधानी है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कल के डिस्कशन में मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इनके देशों के नाम भी बताएंगे और इनका उत्तर दक्षिण क्रम भी बताएंगे। ठीक है, उत्तर दक्षिण क्रम, और फिर कल मैं इसका आंसर आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेशन में आज इतना ही। इस सेशन में हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।